जरा सोचिए, सिर्फ 4 दिन। और इन 4 दिनों में 2 न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसी देश एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़े हुए, एक ऐसे युद्ध के कगार पर जहां से पीछे हटना लगभग नामुमकिन लग रहा था। आज हम बात करेंगे 2025 के उसी भारत पाकिस्तान संकट की और इसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो सवाल ये है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान सच में एक बड़े युद्ध के कितने करीब आ गए थे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम उन 4 दिनों की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और शुरुआत करेंगे उस एक घटना से जिसने आप कह सकते हैं चिंगारी का काम किया। देखिए, ये जो पूरा संकट था, इसकी शुरुआत किसी मिलिट्री एक्शन से नहीं हुई। इसकी जड़ में था आम नागरिकों पर हुआ एक बहुत ही घातक हमला। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जगह थी पहलगाम, भारतीय प्रशासित कश्मीर में। और यहाँ हुए एक आतंकी हमले में 26 आम लोगों की जान चली गई। बस यही वो घटना थी जो इस पूरे संकट का ट्रिगर बनी। भारत ने इसका सीधा आरोप पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों पर लगाया। अब हमले के ठीक बाद भारत ने तुरंत कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, नहीं, बल्कि अगले 2 हफ्तों तक भारत ने कई कड़े डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक कदम उठाए, जैसे कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, व्यापार में जो रियायतें थीं उन्हें रद्द कर दिया गया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद हो गया और पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए भारतीय एयरस्पेस भी बंद कर दिया गया। ये सब हुआ 7 मई को हुए सैन्य हमले से पहले। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि डिप्लोमैटिक एक्शन के बाद भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन को चुना। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई की सुबह घड़ी में वक्त था 1:05 से 1:30 के बीच का। इसी आधे घंटे की विंडो में एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के अंदर 9 अलग-अलग ठिकानों को निशाना बनाया। भारत सरकार के बयानों के मुताबिक ये जो टारगेट्स थे वो थे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और शायद हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने। भारत ने ये बात एकदम साफ कर दी कि इस मिशन का मकसद सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना था, और ये भी जोर देकर कहा गया कि किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को हिट नहीं किया गया। भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या था? उनका कहना था, ये जो स्ट्राइक्स हैं ये बहुत नपे-तुले हैं और इनका मकसद तनाव बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। दूसरे शब्दों में, भारत इसे एक लिमिटेड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बता रहा था, न कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली क्या है, वो ये कि इस एक्शन ने भारत की दशकों पुरानी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाया। सोचिए, 1971 की जंग के बाद ये पहली बार था जब इंडियन स्ट्राइक्स सिर्फ विवादित इलाकों तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करके मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर तक गईं। अब जाहिर है, जब दशकों में पहली बार ऐसा कोई हमला इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ तो जवाब तो आना ही था। तो चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस पर क्या जवाबी कार्रवाई की और कैसे अगले 3 दिनों में ये पूरा मामला एक खतरनाक टकराव में तब्दील हो गया। तो जो एक टारगेटेड स्ट्राइक के तौर पर शुरू हुआ था, वो बहुत तेजी से फैलने लगा। सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने दावे पेश किए कि हमला तो सिविलियन इलाकों पर हुआ है। फिर बॉर्डर पे झड़पें शुरू हो गईं, ड्रोन अटैक हुए, मिसाइलों का एक्सचेंज हुआ और फिर 10 मई को पाकिस्तान ने अपना खुद का काउंटर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस। ये सब तब तक चलता रहा जब तक दोनों देशों के डीजीएमओज ने संपर्क नहीं साधा और एक सीज फायर पर सहमत नहीं हो गए। एक तरफ तो जमीन और हवा में लड़ाई चल रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त एक और जंग लड़ी जा रही थी, और वो थी इन्फॉर्मेशन की जंग। मीडिया में दोनों तरफ से एकदम अलग-अलग, एक दूसरे से बिल्कुल उलट कहानियां सामने आ रही थीं। सबसे बड़ा और बुनियादी मतभेद तो इसी बात पर था कि आखिर निशाना बनाया किसे गया। भारत के मुताबिक उन्होंने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। वहीं पाकिस्तान का कहना था कि हमले मस्जिदों समेत सिविलियन इलाकों पर हुए और 31 आम नागरिक मारे गए। ये जिसे फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, यानी युद्ध की धुंध, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां सच का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन वॉर सिर्फ जमीनी ठिकानों तक सीमित नहीं थी, हवा में भी यही चल रहा था। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, जिसमें राफेल, मिग-29 और सू-30 जैसे जेट्स और ड्रोन शामिल थे। दूसरी तरफ भारत ने पब्लिकली अपने किसी भी एयरक्राफ्ट के नुकसान की बात कभी कंफर्म नहीं की।
तो हवाई जीत के दावे तो खूब हुए, लेकिन वो आज तक विवादित है और उनकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। तो आखिर में इस 4 दिन के लगभग युद्ध से हम क्या सीख सकते हैं? वो क्या बड़ी बातें हैं जो इस संकट से निकलकर सामने आती हैं, जिसने पूरे रीजन की सांसें थाम दी थीं? कई एनालिस्ट मई 2025 के इस संकट को नियर वॉर कहते हैं। अब ये नियर वॉर क्या होता है? ये एक ऐसा लिमिटेड मिलिट्री टकराव है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को सिग्नल देते हुए कंट्रोल तरीके से टेंशन को बढ़ाते हैं, लेकिन एक फुल स्केल यानी पूरी तरह से जंग छिड़ने से ठीक पहले रुक जाते हैं। एक तरह से वो उस सीढ़ी पर चढ़ते तो हैं, पर गिरने से पहले ही रुक जाते हैं। इस संकट ने हमें भविष्य की लड़ाइयों की एक डरावनी झलक तो दी ही, साथ ही कई अहम बातें भी सिखाईं। पहली, हमने नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखा, जैसे ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलें। दूसरी, इसने आतंकवाद के खिलाफ काइनेटिक एक्शन यानी सीधी सैन्य कार्रवाई करने की भारत की स्ट्रेटेजिक सोच को और पक्का किया। तीसरी, इसने ये भी दिखाया कि आज के दौर के युद्ध में दावों और जवाबी दावों को चैलेंज करना कितना आसान है। और हाँ, इसने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के रोल को भी हाईलाइट किया कि कैसे वो तनाव कम करने में मदद करती है। पर सबसे बड़ी बात, इसने ये दिखाया कि तनाव को कंट्रोल में रखना कितना बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो ये घटना तो एक सीज फायर के साथ खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा और अहम सवाल छोड़ गई है। एक ऐसा रीजन जहां दोनों तरफ न्यूक्लियर हथियार हैं, वहां अगला संकट कैसा दिखेगा? और जो शायद होना तय है, तो सवाल ये है कि क्या उसे वक्त रहते काबू में किया जा सकेगा?